हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सभी लोगों को जो है आज गुड इवनिंग। आज के हमारा जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सारे सेगमेंट पर आधारित है। जितने भी आपकी यूनिट है उन सारे यूनिट पे ये क्वेश्चन आधारित है। सारे यूनिट से क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। ठीक है, जितने भी आपकी 5 यूनिट्स हैं उन 5 यूनिट से क्वेश्चन है इसमें। और क्वेश्चन को की श्रृंखला अच्छी है। इसमें क्वेश्चन के जो फॉर्मेशन है वो अच्छा बना हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़कर इस क्लास को देखा करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन क्रोमा कहते हैं, बी ऑप्शन टिंट कहते हैं, सी ऑप्शन छाया कहते हैं, डी ऑप्शन रंग मूल्य कहते हैं। तो जो ब्लैक कलर होता है, तो ब्लैक रंग जो है जब किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो इसे हम छाया कहते हैं। क्या शैडो के नाम से इसे जाना जाता है? क्या इसे कहा जाता है? तो इसे जो है वो छाया कहा जाता है। बात अगर हम जो है वो और अगर ब्लैक कलर अगर हम किसी में डालते हैं तो वो जो होता है वो शैडो का कार्य करता है। बट अगर हम किसी रंग में सफेद रंग में मिलाते हैं तो सफेद रंग जो होता है वो किस सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है। ब्लैक कलर में अगर हम डालेंगे तो वो परछाई का कार्य करता है। ठीक है, और जो अगर सफेद रंग में हम किसी की उसमें अवशोषण की क्षमता ज्यादा होती है, और अगर सफेद रंग में हम किसी भी चीज को डालते हैं, कोई भी वस्तु डालते हैं, तो वो अपने आप में अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और कलर में अवशोषण की क्षमता होती है। जो कलर अवशोषित नहीं होता, बाहर चला जाता, वही कलर हमको जो है वो दिखाई देता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट में गुलाबी है, मैरून है, सी ऑप्शन लाल है और डी ऑप्शन ग्रे है। सूची सेकेंड है, शेड है, ह्यू है, टेंट है, टोन है। ऑप्शन इसका जो कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन आपका 3124, बी ऑप्शन 1234 और सी ऑप्शन है 3142, डी ऑप्शन है 1423। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर जो सही होगा वो क्या है आपका? ए आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्या है? ए आंसर जो है वो सही है। तो गुलाबी जो है वो क्या है आपका? टिंट कलर होता है। गुलाबी को हम किस पर मैच करेंगे? तो गुलाबी को टिंट पर मैच करेंगे। मैरून जो है, मैरून को शेड के रूप में, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क होता है तो इसे हम शेड के रूप में करते हैं। और लाल जो होता है, लाल को किस रूप में करेंगे? तो लाल जो होता है इसे हम जो है वो ह्यू के रूप में करेंगे, इसे ह्यू कहेंगे। और नेक्स्ट आपका जो है वो ग्रे है, तो ग्रे को टोन के साथ मिलाएंगे। किसके साथ जो है? ग्रे को टोन के साथ जो है वो मिला देंगे। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रांग के अनुसार निम्न में से गर्म रंग कौन से हैं? प्रांग के अनुसार जो है, प्रांग कलर चार्ट स्कीम होती है, इन्होंने रंगों को विभाजित किया है। तो प्रांग रंग चक्र के अनुसार जो है वो गर्म रंग कौन सा होता है? ए ऑप्शन लाल नारंगी, बी ऑप्शन नीला पीला, सी ऑप्शन बैगनी नारंगी और डी ऑप्शन हरा पीला। तो प्रांग के रंग चक्र के अनुसार जो सबसे गर्म रंग होता है, या गर्म, इन्होंने रंग को दो भाग, वैसे भी रंग को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका गर्म रंग होता है, दूसरा आपका ठंडा रंग होता है। तो गर्म रंग की यहाँ बात करी, और वो भी किसके अनुसार? तो प्रांग जी के अनुसार जो है यहाँ पे रंग की बात हो रही है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लाल और नारंगी रंग जो है ये गर्म रंग के श्रेणी में आते हैं, और इसी के अनुसार जो है वो प्रांग जी ने जो गर्म रंग में लाल और नारंगी आता है, और ठंडे रंग में जो आता है आपका कौन सा? प्रांग के ही अनुसार ठंडे रंग जो होते हैं वो कौन सा आपका? नीला और हरा। नीला और हरा जो है ये प्रांग के अनुसार ठंडा रंग होता है, और पीला और जो नारंगी है ये प्रांग के अनुसार गर्म रंग होता है। ठीक है, इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी रूम में होना चाहिए। इसलिए जो रूम हमारा होता है इसमें कैसा प्रकाश होना चाहिए? गहरे रंग का, हल्के प्रकाश फैलाने वाले रंग, किस रंग का प्रयोग करना चाहिए हमें अपने स्टडी रूम में? पूरक रंग या द्वितीयक रंग? तो स्टडी रूम में जो है कैसे रंग के
का प्रकाश कर रंग का प्रयोग करना चाहिए, तो स्टडी रूम में जो है हल्के और प्रकाश फैलाने वाले रंग का प्रयोग करते हैं। हम लोग देखते हैं आमतौर पर अपने घरों में जो है हल्के कलर के ही जो है वो रंग का यूज किया जाता है, चाहे वो हल्का पिंक हो, हल्का येलो हो, व्हाइट हो। मैक्सिमम घरों में जो है हम यूज करवाते हैं तो व्हाइट कलर का ही यूज करवाते हैं, क्योंकि ये जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं, चारों कोने हर कोने में जो है प्रकाश को क्या है फैलाते हैं। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें क्या है? ए ऑप्शन आर्थिक विकास करना, बी ऑप्शन जो है वो क्या है मानव संसाधन विकास, सी ऑप्शन औद्योगिक विकास और डी ऑप्शन राजनीतिक विकास। तो शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात अगर करें तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर सही होगा मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन का विकास करना मतलब धीरे धीरे मानव को जो भी संसाधन का उपयोग करता है, हम लोग पहले जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं दिन प्रतिदिन उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन वो संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। आधुनिकता उसमें उन संसाधनों के अंतर्गत आती जा रही है। तो शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि मानव संसाधनों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विपरीत रंग योजना के अंतर्गत आते हैं। विपरीत रंग योजना के अंतर्गत इसमें से कौन सा आता है? ए ऑप्शन प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना, बी ऑप्शन दोहरी पूरक रंग योजना, सी ऑप्शन खंडित पूरक रंग योजना और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो विपरीत रंग योजना के अंतर्गत जो है वो क्या आपके आते हैं? विपरीत रंग योजना के अंतर्गत इसमें से क्या आता है? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपर्युक्त सभी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना भी आती है और दोहरी पूरक रंग योजना और खंडित पूरक रंग योजना, ये तीनों रंग योजना जो है इसके अंतर्गत आती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग जो है अगर क्लास को देखा करिए तो पूरे टाइम तक जो है वो क्लास में बना रहा करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यवस्थापन का कारण नहीं है। ए ऑप्शन योजना, बी ऑप्शन नियंत्रण, सी ऑप्शन कार्यात्मक और डी ऑप्शन मूल्यांकन। तो व्यवस्थापन का कारण इसमें से कौन सा नहीं है? तो व्यवस्थापन का जो कारण है वो आपका कार्यात्मक नहीं है। बाकी योजना भी व्यवस्थापन के अंतर्गत, हम किसी भी चीज की व्यवस्था बनाते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, देन उस पर कंट्रोलिंग करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसको नियंत्रित करेंगे और लास्ट में जो होता है वो हम उसका इवोल्यूशन कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं। तो कार्यात्मक जो है वो व्यवस्थापन का कारण नहीं होता। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ठीक है, ये सारे क्या है इसके व्यवस्थापन के कारण होते हैं, बट लेकिन कार्यात्मक जो है वो व्यवस्थापन का कारण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो पारिवारिक बचत को निर्धारित नहीं करता? ए ऑप्शन बचत करने की इच्छा, बी ऑप्शन बचत की आवश्यकता, सी ऑप्शन बचत करने की सुविधा और डी ऑप्शन बचत करने की योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर सही होगा वो बचत की आवश्यकता। पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है जो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बचत की आवश्यकता जो है इसे निर्धारित करने वाला जो है वो तत्व नहीं है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बैंक में धन जमा करने का प्रमुख खाता नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो बैंक में धन को जमा करने का खाता नहीं होता? ए ऑप्शन निश्चित अवधि जमा खाता, बी ऑप्शन चालू खाता, सी ऑप्शन बचत खाता और डी ऑप्शन राष्ट्रीय बचत पत्र। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय बचत पत्र जो है ये बैंक में जमा करने का प्रमुख खाता नहीं होता, बल्कि यह जो किसका खाता होता है, डाकघर का खाता होता है, जो हम एफडी करवाते हैं या इस प्रकार का जो कार्य करते हैं, मतलब फिक्स वगैरह वाला जो कार्य होता है वो कहाँ पर होता है? तो अब तो बैंक में भी होने लगा है, लेकिन पहले जो होता है ये डाकघर में ही होता था। तो ये राष्ट्रीय बचत पत्र हम क्या करते हैं ले लेते हैं। ये कहाँ का खाता होता है? तो ये जो होता है वो आपका डाकघर का होता है। बाकी निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता और जो ये आपका बचत खाता होता है ये सारे बैंक से रिलेटेड होते हैं, बट ये राष्ट्रीय बचत पत्र जो है वो बैंक से नहीं रिलेटेड होता, बल्कि ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये डाकघर से रिलेटेड होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर हमारे जो सेल्स है, इस सेल्स में राइबोसोम जो है अनुपस्थित है, तो हमारे शरीर में किस प्रकार की क्रिया नहीं होगी? ए ऑप्शन श्वसन, बी ऑप्शन उत्सर्जन और सी ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण, डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो कोशिका में अगर जो है राइबोसोम अनुपस्थित होगा तो हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो अच्छी प्रकार से नहीं होगा। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन जो है। अब बात अगर राइबोसोम की हम करें तो राइबोसोम होता क्या है? तो राइबोसोम जो है वो सजीव कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है, जो सजीव कोशिका होती है, उस कोशिका में एक आपका वो ऐसे कोशिका बनी होती है और उसी में कोशिका आपका द्रव्य भरा होता है। ऐसे जैसे मान लीजिए हमने इसको सेल माना है, ठीक है, और ये हमारी सेल है, इसी में ऐसे ऐसे क्या होते हैं, लिक्विड भरे होते हैं, क्या है, ऐसे ऐसे द्रव्य भरे होते हैं। तो ये क्या होता है, द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। जो कोशिका होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में के अंतर्गत ये कण होते हैं और बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। और यही कण जो होते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवांशिक पदार्थों के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में भी क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। जो आनुवांशिक पदार्थ के संकेत होते हैं उसे यह प्रोटीन की श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। अगर राइबोसोम की अनुपस्थित है तो यह इस प्रकार की जो क्रिया है वो आपकी नहीं होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स हमने आपको पहले बताया कि राइबोसोम जो होता है वो आपका इसी क्रिया को करने में जो है वो सहायता प्रदान करता है। कोशिका द्रव्य में जो है आपके इस जिसके कारण कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं राइबोसोम के, जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अवर्डी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्डी लवक जो है वो किसमें पाए जाते हैं? ए ऑप्शन जड़ों की कोशिकाओं में, बी ऑप्शन तनों की कोशिकाओं में, सी ऑप्शन पत्तियों की कोशिकाओं में और डी ऑप्शन फूलों की कोशिकाओं में। तो अवर्डी लवक जो है वो मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो अवर्डी लवक जो जड़ों की कोशिकाएं होती है, इस जड़ों की कोशिकाओं में अवर्डी लवक पाए जाते हैं। ये आवर्डी लवक क्या करता है? तो ये जो है इसका मुख्य कार्य होता है कि जो है भोजन संग्रह करना। ये क्या करता है? भोजन संग्रह करता है और पूरे कोशिका द्रव्य में ये फैले होते हैं। ये पूरे कोशिका द्रव्य में आवर्डी लवक फैले होते हैं और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का संग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नायलॉन के धागे को खींचकर लंबाई में बढ़ाकर विशेष प्रक्रिया द्वारा घुघराले बनाए जाते हैं। ये धागे कहलाते हैं कटा हुआ धागा, टेक्सचर धागा, स्ट्रेच धागा या लूप धागा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कैसा धागा होता है? ये स्ट्रेच धागा होता है, स्ट्रेच धागा के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? ए ऑप्शन प्रातः, बी ऑप्शन दोपहर बाद, सी ऑप्शन शाम और डी ऑप्शन रात। तो कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय अच्छा होता है? तो दोपहर के बाद का जो समय होता है वो कपड़ों की खरीदारी के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही होता है। दोपहर के बाद का समय अच्छी प्रकार से हम रंग चूज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें जो है हमें अच्छी प्रकार से दिखाई देती हैं। लाइट में अगर हम जाते हैं और कपड़े को देखते हैं तो उसका कलर उतना अच्छा हमको नहीं दिखता, वहां पे कुछ और दिखेगा, बाहर आने पे कलर कुछ और डिफरेंट ही हो जाता है। तो इसलिए हमको दोपहर के बाद जो है वो कपड़े की खरीदारी का समय अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मेरिनो ऊन किस श्रेणी का होता है? प्रथम श्रेणी का ऊन होता है, द्वितीय श्रेणी का ऊन है, या तृतीय श्रेणी का ऊन है, या चतुर्थ श्रेणी का ऊन है? तो मेरिनो ऊन जो है वो किस प्रकार के ऊन की श्रेणी के ऊन के अंतर्गत आता है? तो मेरिनो ऊन जो है वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स ये अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है। किसमें? ये अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला जो है ये ऊन होता है। और ये किससे होती है? मेरिनो से प्राप्त होता है, ठीक है। मेरिनो ऊन जो है वो क्या है, या और मेरिनो जात की एक भेड़ होती है जिससे उसको इसको प्राप्त किया जाता है। और मेरिनो ऊन जो है सबसे ज्यादा इस
इसे कहाँ पर पाया जाता है, तो स्पेन जो होता है वहां पर सबसे ज्यादा इसे बनाया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मानव निर्मित जो ऐसे तंतु जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं उनमें चमक की ज्यादा रहती है, जो कि प्राकृतिक रूप से जो बनेगा उसमें नेचुरली चमक रहेगी, लेकिन जो कृत्रिम विधि से हम बनाते हैं उसमें चमक ज्यादा होती है। तो उस चमक को घटाने के लिए इसमें से किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी ऑप्शन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन ट्राइक्लोरोबेंजीन और डी ऑप्शन टिटेनियम डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टिटेनियम डाइऑक्साइड का जो है यूज किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और मानव द्वारा सर्वप्रथम, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि इस मानव द्वारा निर्मित सर्वप्रथम रेशा कौन सा है? मानव के द्वारा निर्मित, कमेंट करके जरूर नीचे बताइएगा कि कैसा जो है इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मानव द्वारा निर्मित रेशा, सर्वप्रथम मानव द्वारा निर्मित रेशा कौन सा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लामा ऊंट जाति का पशु है, इसके बालों से ऊन प्राप्त होता है या पाया जाता है। लामा जो है ऊंट की प्रजाति का पशु है और इसके बाल से जो है ऊन पाया जाता है। ये कहाँ से, कहाँ का जो है वो पशु है? ए ऑप्शन भारत का, बी ऑप्शन अमेरिका का, सी ऑप्शन पाकिस्तान का और डी ऑप्शन चीन का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर सही है वो अमेरिका। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये अमेरिका में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है। और लामा से प्राप्त जो ऊन होता है वो भारी व घना होता है। कैसा ऊन इससे प्राप्त होता है? तो भारी और घना ऊन प्राप्त होता है। और इसके जो बाल होते हैं वो बहुत घुघराले लिए होते हैं। और इसके जो बालों का कलर है या उससे जो भी ऊन प्राप्त होता है वो पीले कलर का प्राप्त होता है। इसके ऊपरी तह के तंतु घने व भारी होते हैं। जैसे ऊपर के जो तंतु होते हैं बाल के, जैसे बाल की ऊपरी जो परत होती है वो क्या होती है आपकी, जो है वो घनी और भारी होती है। और जो इसके अंदर के तंतु होते हैं वो कोमल और मुलायम होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से किस जाति के या लामा के जो किस सतह के तंतु जो घने व भारी होते हैं? तो जो ऊपरी सतह वाला भाग होता है वहां के तंतु घने और भारी होते हैं, जबकि जो आंतरिक सतह वाला भाग होता है वहां के जो तंतु होते हैं कोमल और मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जंतु तंतु निम्न में से कौन सा ज्वलन टेस्ट देता है? जंतु तंतु मतलब ऐसे जो जानवरों से हमें तंतु प्राप्त होता है, जैसे आपका रेशम हो गया, ऊन हो गया। तो इनको जब हम ज्वलन टेस्ट करते हैं, इनको जब हम जलाते हैं, जलाने के तत्पश्चात इसमें से कैसी लौ जो है वो निकलती है? ये ऑप्शन नीली आग निकलती है, सल्फर की महक निकलती है, भूरी राख निकलती है या मोती का रूप निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 का आंसर क्या सही होगा? तो जो आपके प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है, तो जंतु जो है वो जलाने पर इसमें से नीली लौ जो है वो निकलती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसी लौ? तो नीली लौ जो है इसमें से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से कैसी लौ निकलती है? जब हम सूती कपड़ा को जलाते हैं तो उसमें से किस प्रकार की लौ निकलती है? ए ऑप्शन सफेद लौ, बी ऑप्शन नीली लौ, सी ऑप्शन पीली लौ और डी ऑप्शन नारंगी लौ। तो सूती कपड़ा को जलाने पर कैसी लौ निकलती है? तो सूती कपड़ा को जलाने पर पहले पीली लौ निकलती है और नीचे जो होती है वो क्या होती है? लाल रंग होती है। ठीक है, आपको उसको ध्यान से देखिएगा तो उसकी लौ जो होती है वो 2 कलर में होती है, बट माना जो हमारा आयोग ने है वो क्या है? पीली लौ जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन तने वाला तंतु है? इसमें से कौन जो है वो तने वाला तंतु है? ए ऑप्शन लिनन, बी ऑप्शन जूट, सी ऑप्शन हेम्प और डी ऑप्शन कापोक। तो इसमें से कौन सा जो है वो तने वाला तंतु है? तो इसका जो आंसर सही होगा कि तने वाले तंतु की श्रेणी के अंतर्गत आपका कापोक आता है। ठीक है, कापोक जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो तने वाले तंतु के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा तने वाला तंतु नहीं है? यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना? ये क्या है आपका?
नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिनन है, जूट है, हेम्प है या कापोक है। तो लिनन, जूट और हेम्प ये क्या होते हैं, तने से प्राप्त होने वाले तंतु है, जबकि कापोक जो है तने से प्राप्त होने वाला तंतु है। जबकि कापोक जो है वो क्या होता है, ये बीज से प्राप्त होने वाला तंतु है। ये वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला, बीज से प्राप्त होने वाला तंतु है कापोक, जो इसका आंसर सही होगा। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, आप लोग थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, उसके लिए सॉरी। तो ये क्या है आपका, बाकी ये सब क्या है, तने से प्राप्त होने वाले तंतु, लेकिन कापोक जो है ये किससे प्राप्त होता है, ये बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दबाने, मोड़ने व सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है। ए ऑप्शन लचीलापन, बी ऑप्शन प्रत्यास्था, सी ऑप्शन तन्यता और डी ऑप्शन घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या सही होगा, तो इसका जो आंसर सही है वो क्या है आपका, प्रत्यास्थता कहलाती है। जब हम किसी वस्तु को दबाते हैं, मोड़ते हैं और सिकोड़ते हैं, सिकोड़ने के तत्पश्चात उन्हें पुनः जब हम छोड़ते हैं तो वो अपने आकार को प्राप्त कर लेता है तुरंत, अपने जिस आकार में हमने उसको पहले रखा था, मतलब इसका जो स्टार्टिंग का आकार था, दबाया, मोड़ा और सिकोड़ा हमने उस पे, तो उस पे किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसने अपने अपने जो आकार है उस आकार को पुनः प्राप्त कर लिया। तो यही जो आपका क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। स्टेपल तंतु का उदाहरण है, इसमें से कौन सा है जो स्टेपल तंतु का उदाहरण है। ए ऑप्शन रेशम, बी ऑप्शन जूट, सी ऑप्शन डेक्रोन और डी ऑप्शन नायलॉन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेपल मतलब सबसे छोटा तंतु और फिलामेंट मतलब बड़ा। सबसे स्टेपल मतलब छोटे रेशे जो होते हैं वो किसके होते हैं, जूट के होते हैं, और जो है वो आपका फिलामेंट क्या होता है, जैसे सबसे बड़ा रेशा जो होता है वो किसके होते हैं, उसे फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो है ये रेशम, रेशम तो आपको जानते हैं बाम्बक्स मोरी नाम के कीट से इसकी प्राप्ति होती है। और जो है ये क्या है, डेक्रॉन जो है, तो डेक्रॉन जो है वो क्या है, ये आपका जूट है। इसका प्रयोग सूती वस्त्रों के, हाँ, डेक्रान जो होता है, जूट जूट का प्रयोग जो है होता है जैसे बोरा वगैरह बनाने के लिए, जो टाट वगैरह हम बनाते हैं इसके लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। जूट का वस्त्र नहीं बनाया जाता, इससे वस्त्र का निर्माण नहीं होता जूट से। ठीक है, नायलॉन है, नायलॉन को तो बहुत मैंने बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप हमारे वीडियो में देखेंगे, नायलॉन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। धो और पहनो रेशा के नाम से जानते हैं, जादुई फाइबर कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या है आपका जो है वो सबसे मतलब जितने भी आपके ऐसे खिलाड़ी वगैरह होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इस वस्त्र का जो है वो ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है। गृहिणी द्वारा बचत करने का क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन महंगी वस्तुओं को खरीदना, बी ऑप्शन अपनी शान को सुरक्षित बनाए रखना और डी ऑप्शन भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए और डी ऑप्शन सी ऑप्शन भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम किसी चीज की बचत करते हैं तो इसका मतलब है कि आकस्मिक समय में आने वाले जो हमारे आकस्मिक खर्चे हैं उससे बचाने के लिए हम भविष्य में जो है किसी प्रकार की अगर आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं तो उस घटनाओं पे जो है वो व्यय करने के लिए भविष्य में जो है हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। गृहिणी के माध्यम से वो बचत किया जाता है। तो इसका आंसर जो सही होगा, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई हो, मकान बनवाना हो, जमीन लेना हो, तो किसी प्रकार की मतलब भविष्य के लिए वो हम क्या करते हैं, अपने बचत को बनाकर रखते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जनरली लोग इसी पर करते हैं कि मकान बनवाएंगे, औरतें जो होती हैं वो क्या ज्वेलरी के लिए बचत करती हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। वस्त्रोपयोगी रेशे के परीक्षण की कितनी विधियां हैं। वस्त्रोपयोगी रेशे के परीक्षण की कितनी विधियां हैं। ए ऑप्शन 2, सी बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। तो वस्त्रोपयोगी रेशे के परीक्षण की जो विधियां हैं वो कितनी विधियां हैं, तो यह जो है आपका दो विधियां होती हैं। कौन सा आपका, एक आप भौतिक परीक्षण करते हैं, दूसरा हम रासायनिक परीक्षण करते हैं। भौतिक परीक्षण में जैसे हम उसका जलाकर या ऐसे करके प्रयोग करते हैं, और दूसरा आपका उसमें रसायनों का प्रयोग करके जो है उसका परीक्षण करते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दो विधियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कपास का विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण कितना होता है। कपास का जो विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण है वो कितना होता है। 1.52, 1.15,
1.32 या 1.16, तो कपास का जो विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण होता है 1.52 होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और आप लोग आंसर इसका भी दीजिएगा कि सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किस रेशे का होता है, किस रेशे का गुरुत्व विशिष्ट गुरुत्व सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट करके आप इसका आंसर बताइएगा। बात अगर विशिष्ट गुरुत्व की करें तो विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण होता है जिसमें रेशे को ऐसे तरल पदार्थ में डाला जाता है जिसमें विशिष्ट गुरुत्व पहले से ही ज्ञात होता है। ठीक है, कपास का विशिष्ट गुरुत्व 1.2 होता है और विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण में किसी पदार्थ को में जो है तरल पदार्थ होता है उसी में जो है वो रेशे को डाला जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, धागा निर्माण की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? ए ऑप्शन घुमाव देना, बी ऑप्शन खींचना, सी ऑप्शन कताई और डी ऑप्शन सभी। तो धागा निर्माण की सबसे अंतिम जो विधि होती है वो आपकी कताई होती है। इसका आंसर स्पिनिंग। हम कताई करने के तत्पश्चात उसे करघे से क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं और इसके पश्चात उस पर क्या होती है, फिनिशिंग की प्रक्रिया कर दी जाती है। तो इसका जो आंसर सही होगा धागा निर्माण की सबसे अंतिम जो है वो अवस्था होती है आपकी कताई होती है। और इस प्रक्रिया में जो है इच्छित लंबाई हमारी जैसी इच्छा होती है हम उसके अनुसार ही क्या करते हैं, वस्त्र की कताई कर लेते हैं। जितना हमको व्यास चाहिए उसका, जितनी उसकी लंबाई चाहिए उसके आधार पर जो है वस्त्र की हम कताई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वस्त्रित धागा बनाने के लिए कौन सी कताई उत्तम मानी जाती है? किसके लिए? तो वस्त्रित धागा बनाने के लिए कौन सी कताई उत्तम मानी जाती है? ए ऑप्शन घर्षण कताई, बी ऑप्शन खुली कताई, सी ऑप्शन रिंग कताई और डी ऑप्शन स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर देने होगा सही, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई जो है वो क्या है, वस्त्रित धागा बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे अच्छी जो है यही होती है। स्वयं ऐंठन देने वाली कताई जो होती है इसमें क्या क्या होता है, तो इसके जो वस्त्र होते हैं सुंदर बनते हैं, मजबूत बनते हैं, चिकने होते हैं और चमकदार होते हैं। मतलब अगर इस प्रकार से जो स्वयं ऐंठन देने वाली कताई से अगर वस्त्र धागे का निर्माण किया जाता है तो वो जो धागा होता है सुंदर होता है, मजबूत होता है, चिकना होता है और चमकदार होता है। ठीक है, इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय घुमाव क्रिया द्वारा निम्न में से कौन सा सूत्र बनाया जाता है? द्वितीय घुमाव क्रिया द्वारा इसमें से कौन सा सूत्र बनाया जाता है? ए ऑप्शन इकहरा सूत्र, बी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन दोहरा सूत्र या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन थोड़ा सा। ठीक है, उपरोक्त दोनों जो है ये यहाँ पे आना चाहिए था सी वाले ऑप्शन पे, बट हो गया है दोनों। चलिए कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर सही होगा द्वितीय घुमाव क्रिया द्वारा इसमें कौन सा सूत्र बनाया जाता है, तो दोहरा सूत्र बनाया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोहरा सूत्र बनाया जाता है जिसमें दो या दो से अधिक धागे को क्या किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है। इसमें धागे की संख्या कितनी होती है, दो या दो से अधिक भी धागे इसमें उपयोग किए जाते हैं। और इसे किस माध्यम से घुमाया जाता है, तो मशीन के माध्यम से उन धागों को क्या हुआ किया जाता है, घुमाया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और यह जो धागे घुमाने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब इसे किस मशीन से घुमाया जाता है और जिस मशीन से उसे घुमाया जाता है उसे ट्विस्टर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तो उसे ट्विस्टर कहा जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस धागे में निश्चित अंतराल पर ऐंठन दी जाती है? इसमें से कौन सा ऐसा धागा है जिसमें निश्चित अंतराल पर जो है वो ऐंठन दी जाती है? ए ऑप्शन फ्लैग धागा, बी ऑप्शन जो है वो स्लब धागा, बी ऑप्शन मिश्रित धागा, सी ऑप्शन स्लब धागा और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो निश्चित अंतराल पर जो ऐंठन दी जाती है वो किस धागे में दी जाती है, तो जो आपका स्लब धागा होता है इसमें निश्चित अंतराल पर ऐंठन दी जाती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, स्लब धागे में जो है निश्चित अंतराल पर ऐंठन दी जाती है। और इस धागे में क्या होता है, धागे में कहीं पर ऐंठन तथा कहीं पर बिना ऐंठन दिए ही छोड़ दिया जाता है। क्या होता है, तो धागे में कहीं पर ऐंठन दी जाती है और कहीं पर ऐंठन नहीं दी जाती, वैसे ही धागे को छोड़ दिया जाता है। ऐसे धागे देखने में क्या होते हैं, अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखते हैं। धागे में कहीं ऐंठन देंगे कहीं नहीं देंगे, और ये धागा जो होता है देखने में कैसा होता है आपका, अच्छा दिखता है, आकर्षक दिखता है, सुंदर दिखता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, शहतूत वृक्ष की छाल से निम्न में से कौन सा वस्त्र बनाए जाते हैं?
शहतूत वृक्ष की छाल से इसमें से कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं? ए ऑप्शन टापा वस्त्र, बी ऑप्शन बिना बुना वस्त्र, सी ऑप्शन यांत्रिक ब्रांड वस्त्र और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो शहतूत वृक्ष की छाल से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो आपके कौन से वस्त्र? तो जो टापा वस्त्र होते हैं वो शहतूत वृक्ष की छाल से बनाए जाते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ए ऑप्शन सही है। और ये जो टापा वस्त्र जो शहतूत वृक्ष की छाल होती है इसका कलर कैसा होता है? तो इसका रंग हल्का पीला व भूरा होता है और देखने में ये कागज के समान दिखाई देते हैं। कैसे? तो ये जो होता है देखने में जब ये वस्त्र बनाते हैं तो ये इसका रंग जो है वो क्या होता है? हल्का हल्का पीला और भूरा होता है और देखने में जिस प्रकार से हमको कागज दिखाई देता है उसी प्रकार से जो है ये दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। स्वेटर के बॉर्डर निम्न में से किस बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं? जो आपके स्वेटर होते हैं हम लोग ठंडियों में अक्सर स्वेटर बुनते हैं तो स्वेटर के जो बॉर्डर बनाए जाते हैं वो किस बुनाई के माध्यम से बनाए जाते हैं? ए ऑप्शन दोहरी बुनाई, बी ऑप्शन उल्टे फंदे की बुनाई, सी ऑप्शन रिप बुनाई और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम किस बुनाई के माध्यम से बनाते हैं? तो रिब बुनाई के माध्यम से स्वेटर के बॉर्डर जो है वो बनाते हैं। एक उल्टा बनाते हैं, एक सीधा बनाते हैं, उल्टा बनाते हैं, सीधा बनाते हैं, जिससे क्या होता है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है और थोड़ा सा मोटा दिखता है। जो हम सीधा उल्टा मतलब दोनों साइड जो होते हैं क्या है सेम सेम बनाते हैं तो इससे क्या होता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है। उसमें बुनाई जो की जाती है वो आपके रिब बुनाई की जाती है। ठीक है, किससे? रिब बुनाई जो है वो बनाया जाता है। इसमें फंदा बनाते समय एक बार धागा आगे की ओर फिर पुनः धागा पीछे की ओर ले जाते हैं, है ना। हम जिसको बोलते हैं कि सीधा और उल्टा। एक बार हम सीधा बुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे फिर सीधा बुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे। तो धागा जो क्या एक बार पहले आगे लेके आएंगे तत्पश्चात उसे फिर पीछे ले जाएंगे फिर आगे लेके आएंगे फिर पीछे लेके जाएंगे। तो ये जो बुनाई आपकी होती है इससे जो है मजबूत बुनाई होती है और वो बुनाई थोड़ी सी मोटी होती है। बॉर्डर वगैरह आप देखिए जो स्वेटर बच्चों के स्वेटर में जो हम बुनाई करते हैं वो आप देखिए तो वो बुनाई जो बॉर्डर वाली होती है वो हम मोटी बनाते हैं ताकि वो मुड़े ना मुड़ने ताकि वो बुनाई क्या हो मुड़े ना। इसीलिए जो है बच्चों के स्वेटर में हम इस प्रकार की बच्चों के किसी के भी स्वेटर में हम इस प्रकार की बुनाई करते हैं। तो वही जो बुनाई आपकी होती है वो रिब बुनाई के अंतर्गत आती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? सी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस टाके में चोटी के समान संरचना दिखाई देती है? इसमें से कौन सा ऐसा टाका है जिसमें किसके समान? चोटी के समान आपका क्वेश्चन बनेगा। चोटी के समान संरचना दिखाई देती है आपका किस टाके में? सीधा टाका है, उल्टा टाका है, टक टाका है या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा सो सीधा टाका है। इसमें चोटी के समान संरचना बनती है। हम टाका मारते हैं ना तो ऐसे मारते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या है संरचना जो होती है वो जिस प्रकार से हम अपनी चोटी बनाते हैं उसी प्रकार से जो है वो संरचना बनती है। ठीक है, तो इसे क्या है इस स्टेज में सीधा फंदा लेकर बुनाई की जाती है। किसमें? जो आपका सीधा टाका होता है इस टाके में हम क्या करते हैं तो सीधा फंदा लेकर बुनाई करते हैं और इसके बाद जो है सीधे तरफ की सतह चिकनी और चोटी की तरह दिखाई देती है। जो हमारी सीधे तरफ की जैसे हम बुनते हैं तो बुनने के बाद आप देखिए स्वेटर बुनिए, स्वेटर बुनने के तत्पश्चात सीधे तरफ जब हम बुनते हैं वो कैसे हमको दिखाई देता है? सीधा वाला जो होता है वो चोटी की तरह तो दिखाई देता है, उल्टा वाला भले ही हमको थोड़ा सा अलग दिखाई देता है बट जो हम सीधा बुनते हैं तो वो सीधा जो है हमारा चोटी के समान ही दिखाई देता है। ये रहा हमारा आज का 31 क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग क्लास को आपसे ये भी वो है कि क्लास को पूरा जो लोग भी जुड़े क्लास को पूरा देखिए क्योंकि अगर आप बीच बीच में छोड़ छोड़ के क्लास देखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन को जितने भी आप क्वेश्चन हो रहा है सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और मॉकिंग जरूर करिए कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किया है या हमने कितने क्वेश्चन जो है किया है, अभी हमको और कितने क्वेश्चन की नीड है या अभी हमको कितनी तैयारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय और पढ़ाई करते रहिए।